नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं और आपको पता ही होगा बरसों से सुर्खियों में बने हुए हैं। इनको रावण के नाम से भी लोग पहले जानते थे। मूछें देखिए, वही मूछें लेकर इन पर ताव देते हुए अक्सर आपको ये तस्वीरों में, वीडियो में दिखाई देते थे। लेकिन आज मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं चंद्रशेखर आजाद, ये बातचीत करने के लिए कि आखिर एक बार फिर से योगी सरकार से क्यों 36 का आंकड़ा है और एक बार क्यों भिड़ गए हैं, योगी सरकार से आमने सामने क्यों हो गए चंद्रशेखर आजाद। धारा 144 तोड़ने के लिए और महामारी एक्ट के तहत आप पर योगी सरकार ने केस दर्ज कर दिया है। ऐसा लग रहा है फिर से जेल जाने की तैयारी हो रही है आपकी। देखिए, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग अपनी बात नहीं करेंगे, अगर हम लोग जो है सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सोई हुई बहरी सरकार जागेगी और गरीबों को, पीड़ितों को, महिलाओं को न्याय मिलेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है, तो मैं सिर्फ अपनी परवाह नहीं कर सकता हूं कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, मैं जेल जाऊंगा। मैं एक कार्यकर्ता हूं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का। मैं तैयार हुआ इसीलिए, मुझे ये पहचान ये है कि जब कोई अन्याय होता है तो मैं उसके खिलाफ लड़ता हूं। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं और उसके लिए मैं परवाह नहीं करता हूं क्या होने वाला है। मेरे लोग मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि जब अन्याय हो तो सब चुप हो जाए, तो चंद्रशेखर आजाद हमारी आवाज बने और वो हमारे लिए खड़े रहे। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, नहीं, लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी आपने कहा था जब तक योगी जी छोड़ते नहीं है तब तक मेरा ये प्रदर्शन और मेरा विरोध जारी रहेगा। आपने कहा ना कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे मैं विरोध करता रहूंगा। देखिए, मैंने उनसे कहा क्या तो कानून व्यवस्था ठीक करें। आप जानिए कि मैं एक बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं। हाथरस, लोकल हाथरस पे बात कर लेते हैं। हाथरस में तमाम फोर्स है, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम पार्टियों के नेता जा रहे हैं, फिर भी कल वहां एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ। ये जो सोच है ना, इसके खिलाफ मेरी लड़ाई है कि अपराधियों में इतने हौसले कहां से आ रहे हैं कि इतने बड़े एक जिले में इतना बड़ा बवाल हो रहा है। इस तरह से जो है पुलिस के अधिकारियों की और प्रशासन के अधिकारियों की, नेताओं की आवाजाही है, इतना गर्म माहौल है, फिर भी वहां अपराध हो रहा है। तो इससे पता लगता है कि अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में वो आसमान छू रहे हैं। खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है। इस सोच से मेरी लड़ाई है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि वहां ये होने वाला था, वहां वो होने वाला था, हमने नहीं होने दिया, ये सिर्फ बातें हैं। आप तो इस तरह व्यवहार करें जैसे आप मुख्यमंत्री ना हो के विपक्ष के नेता हो। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक कुर्सी बैठे हैं, वो नोडल अधिकारी हैं प्रदेश के। अगर कुछ प्रदेश में होता है उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति अगर योग्य कुर्सी पे बैठता है, योग्य जगह बैठता है और फिर उस जिम्मेदारी से काम नहीं करता, तो उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को और प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। नहीं, आरोप तो सीधा सीधा आपके ऊपर ये है ना कि आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश का तो आप बहाना बना रहे हैं। आप केंद्र सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, आप यूपी सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई संघ से है। इसीलिए आप कभी जामा मस्जिद पहुंच जाते हैं दिल्ली में, जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तब। मेरे देश भर में जहां भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना होता है, आप वहां पहुंच जाते हैं। मेरी लड़ाई सांप्रदायिक सोच से है, मेरी लड़ाई भेदभाव से है। और ये कारण इसका मैं आपको बता देता हूं ना भाई। ऐसा नहीं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई तो कांग्रेस से भी उतनी है जितनी बीजेपी से है। मेरी लड़ाई तो हर उस पार्टी से है और मैं लड़ूंगा जहां पर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि देश में एक बहुत बड़ा संगठन है जिसको आरएसएस के नाम से हम जानते हैं, जो सामाजिक समरसता की बात करता है, जो लव जिहाद और तमाम मुद्दों की बात करता है। आज वो संगठन और उसके मुखिया कहां हैं? वो क्यों नहीं इस घटना पे बोल रहे हैं? क्या आज भारत की बेटी का सम्मान जो है खतरे में नहीं है? जिस तरह से उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर उसके आसपास, गांव के आसपास उसके चरित्र पर टिप्पणियां उठाई जा रही है। जिंदा बच्ची को तो न्याय नहीं दे सके, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं भी है,
अब उसके शव को भी नोचा जा रहा है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, और उसपे आरएसएस प्रमुख का कोई बयान नहीं आता। क्यों? आज दलित को खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री दलितों के पैर छूते हैं चुनाव से पहले, पैर धोते भी हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट भी देते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, उन पर गोली मत चलाओ, मुझे गोली चला लो। आज एक स्टेटमेंट नहीं आया उस बच्ची के लिए। ये जो सोच है ना कि कथनी और करनी में फर्क है, ये जो सोच है जो अन्याय की तरफ खड़ी होती है। आप अपने पूरे जीवन के अनुभव में बताइए, क्या आरोपियों के ऐसे हीनियस क्राइम में आरोपियों के पक्ष में आपने पंचायत होती देखी कभी भाई? नहीं, सही कह रहे हैं आप ये ठीक कह रहे हैं, पंचायत हुई है। बल्कि वहां पर तो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने आज साफ साफ धमकी दे दी। उनके एक कार्यकर्ता हैं पंकज धवरैया, वो तो ये कह रहे हैं अब कोई भी नेता अगर हाथरस आएगा हाथ पैर तोड़वा कर जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं राजनीति मत करिए, इस इलाके में आने की जुर्रत मत करिएगा, क्योंकि आपको कोई हमदर्दी नहीं है वहां पीड़िता से। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं वहां का। आप ही बताइए, 2 या 4 आदमी जा पाते हैं पुलिस की परमिशन से। उस गांव का अगर आप आबादी का स्ट्रक्चर देखेंगे, 4 घर वहां दलितों के हैं, और बड़ी आबादी जो है जो पंचायत कर रही है वो उस कास्ट से बिलोंग करती है जिस जाति के आरोपी हैं। फिर उसके बाद इस तरह के बयान देने वाले लोग वही हैं, उन पे मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं? वहां कोई जा नहीं पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कैसे माहौल खराब कर देगा? देखिए, 3 दिन तक मुख्यमंत्री ने बैठ के सोचा और उनकी पूरी टीम ने कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। जो उनकी गलती उसे किरकिरी सरकार की हो रही है, जो खामियां उन्होंने की है, जिस तरह से उन्होंने मानवता को शर्मसार करके उस बच्ची के शव को पेट्रोल डालकर जलाया, उन्होंने झूठा एक बयान दिया कि पीड़ित परिवार वहीं था, पीड़ित परिवार जबकि वहां नहीं था। ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि पीड़ित परिवार को पीट के धरा धमका के बंद किया गया। उन मां की चीखें उन्हें सरकार को सुनाई नहीं दी। इन सब के बावजूद जो है मुख्यमंत्री का विपक्ष पे निशाना उठाना, सवाल उठाना, ये कहना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष को राजनीति करने का मौका आप ही दे रहे हैं ना जब आप अन्याय कर रहे हैं। अगर आप न्याय के साथ खड़े रहते, आप उन अपराधियों पे शुरू में सख्त कार्रवाई कर देते, तो आज वहां मीडिया क्यों जाता इतना, क्यों नेता वहां जाते? 14 दिन तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते मानस भाई। 14 दिन तक जो है, मतलब जो सीनियर अथॉरिटी अधिकारी है वहां पर, जो एसएसपी और एसपी है, वो घटना क्षेत्र पर नहीं जाते, जबकि एससी/एसटी एक्ट में प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर आपको क्राइम सीन जहां का है वहां का उसका दौरा करना है, उसका निरीक्षण करना है। तो वहां जो हुआ है वो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और जब जवाब नहीं दिया, न्यायालय के निर्देशन में इसकी मैंने सवाल ये पूछा था, मैंने पूछा था सब चीजें दूध का दूध, वहां जो सवर्ण परिषद है, किस चीज का भाई? वहां के लोग आपको धमकी दे रहे हैं, अब मत आना, गांव में कदम मत रख देना राजनीति करने के लिए। आप जाएंगे क्या? देखिए भाई, मेरी राजनीति यही है कि मैं अपने लोगों की आवाज उठाता हूं। मैंने अभी किससे वोट नहीं लिया है भाई, मैं वोट नहीं मांगा, मैंने किससे मांगा? अभी आज तक मैं लड़ता आया हूं और इसमें मुझे जेलें भी काटनी पड़ी, एनएसए भी लगी। अगर वहां अन्याय होगा तो मैं हर कीमत पे वहां जाऊंगा। बात रही धमकी की, तो भाई ये जान लीजिए, क्या तो वो छोटे बच्चे होंगे जो ये सब चीजें कर रहे हैं, या फिर वो मुझे जानते नहीं है, उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं, तब वो मुझे धमकी दे सकते हैं। मैं किसी को धमकी नहीं देता हूं। भीम आर्मी का निर्माण मैंने अपने लोगों पे हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किया था, किसी को धमकाने के लिए नहीं किया था। नहीं, इसीलिए तो आपसे सवाल हो रहे हैं, करने के लिए नहीं किया था, इसीलिए आप इसे सवाल हो रहे हैं। आप दोहरे मापदंड अपनाते हैं, लेकिन वो आप ऐसे राज्यों में नहीं जाते जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर वहां दलितों पर कोई अपराध होता है, अन्याय होता है, आप नहीं जाते, आप सिर्फ बीजेपी राज्यों में आवाज उठाते हैं। मैं इसका सबूत दे दूंगा भाई आपको, मैं इसका सबूत देता हूं आपको। कल थाना गाजी मामले में राजस्थान के अंदर सजा हुई है, आजीवन सजा 4 लोगों को। उस मामले में मैंने आंदोलन किया था, मैं गिरफ्तार हुआ वहां पर, मुझे जेल भेजा गया वहां पर। मैं प्रूफ देता हूं, आप चेक कर लीजिए। मेरी बात गलत हो तो आप मुझे सजा दीजिएगा, मैं मान लूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुझसे नहीं आता। मैं पंजाब में गया, जब रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ, पंजाब हमने बंद किया। पंजाब में 3 दिन हम लोगों ने बंद बुलाया, हम लोग पंजाब में रहे। हमने दिल्ली में आंदोलन किया, जब रविदास मंदिर तोड़ा गया तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने यहां आंदोलन किया। देखिए, मैं तेलंगाना गया CNPR NRC के आंदोलन में, मैंने वहां आंदोलन किया, मुझे वहां गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी तो असल में क्या है कि सरकारें जानती हैं कि ये बंदा रहेगा
तो इसके होते अन्याय नहीं कर पाएंगे। अगर उस दिन रात को भी इन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा के पुलिस के कब्जे में ना छोड़ा होता, तो जो अन्याय, जो मानवता को शर्मसार उत्तर प्रदेश में किया गया, उस बच्ची का जो इस तरह शव जलाया गया और उस पर झूठ बोला गया, इस तरह पीड़ित परिवार को मारा गया, तो ये नहीं हो पाता। ये सरकार जानती है। नहीं, अब आपने शाहीन बाग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला सुना होगा। आप सीए के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल होने दिल्ली आए थे। अब शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, सड़क रोककर इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी आप भी एक गैर कानूनी प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। मैं वही तो कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, वहां तो दलितों का भी मसला नहीं था, इस देश में सीए में दलितों का मसला नहीं था, फिर भी आप दिल्ली आए और ऐसे प्रदर्शन में शामिल हुए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज गैर कानूनी करार दे दिया। मैंने तो वेरीफाई किया। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो हर वो लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, महिलाओं की हो, दलितों की हो, पिछड़ों की हो, मुसलमानों की हो, गरीबों की हो, किसी की हो, जिसके साथ भी तकलीफ हुई है, मैं जाके खड़ा हुआ हूं और आंदोलन करना मेरा अधिकार है। मैं आंदोलन करता हूं और लगातार करता हूं, और आंदोलन के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि न्याय मिले। सरकार ऐसे कानून बनाती, सरकार क्यों नहीं तय करती कि ऐसे कानून, जो तानाशाही कानून बना, लोकतंत्र का मतलब तो ये है ना, जो जनता चाहती है वो होगा। आज अच्छा सब चीजें छोड़ देते हैं। मानक भाई, बस सिर्फ 1 मिनट सोचिए, आज पूरे देश का किसान धरने पे है। अभी पंजाब हरियाणा में धरना चल रहा है। उनकी मांग है कि हम ये नहीं चाहते तीनों अध्यादेश। क्या सरकार सुन रही है? क्या सरकार उनकी बात मान रही है? यहां ये तानाशाही सरकार है जो लोकतंत्र की धज्जा उड़ाती है, संविधान की धज्जा उड़ाती है। तो आप किसानों के आंदोलन में शामिल हुए थे क्या? किसी की नहीं मानती है। पंजाब जाएंगे किसानों के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे? जब आप कह रहे हैं कि मैं सारे दबे कुचले, सारे परेशान किए जाने वाले लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं किसानों के अभी देखिए, मैं किसान आंदोलन में, मैंने जब इन्होंने अभी हरियाणा के अंदर बंद बुलाया था, मैंने उसका समर्थन किया था। बकायदा मैं उसकी वीडियो आपको दे दूंगा अभी। और मैं 9 तारीख में जाऊंगा, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। मैं जाऊंगा उनके घर पे। 9 तारीख का मेरा प्रोग्राम फाइनल, 10 तारीख के आंदोलन है, मैं उसमें शरीक हूंगा। और आगे भी कोई आंदोलन होगा किसानों का, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मैं उसमें शामिल हूंगा। अगर आप ट्विटर हैंडल चेक करेंगे तो भीम आर्मी के लोगों ने न्यूयॉर्क में कल इंडियन एमएनसी के सामने प्रदर्शन किया है। मैं उसके वीडियो एविडेंस देता हूं। तमाम पूरे देश में गुस्सा इस मामले को लेके, जिस तरह से उकसाने का काम किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बयान दे देते हैं, उनको किसने अधिकार दिया बयान देने का? और ऐसे क्रूशल समय में कि रेप नहीं हुआ है, रेप की परिभाषा वो नहीं जानते हैं। तो मैं यूपी, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। भीम आर्मी जो आपने बनाई है वो सिर्फ दलितों की नहीं है, उसमें सब आते हैं। उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें दलित भी आते हैं, उसमें गरीब भी आते हैं, उसमें शोषित भी आते हैं, उसमें सब आते हैं। हाँ। देखिए, वो बाबा साहब की बहुसंख्यक समाज के परेशान किए जाने वाले लोग उसमें नहीं आते। वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे बनाई है। और बाबा साहब, दोबारा कहिए मानव, बहुसंख्यक समाज के परेशान, गरीब, शोषित, वो उसमें नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं बताइए ना? शोषित की कोई जाति होती है क्या? बाबा साहब ने तो देश की तमाम महिलाओं के लिए काम किया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया हिंदू कोड बिल से, तो वो हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बराबर के अधिकार थे। लेकिन उस समय तो यहां दलितों पे कुछ संपत्ति नहीं थी। आप समझिए, महिलाओं पे बहुत सारे कानून उस समय लागू होते थे। लेकिन बाबा साहब की, हम तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान बराबरी के अधिकार देता है, और जिसको भी पीड़ित हो कोई होगा वो हमें संपर्क करता है तो हम उसकी लड़ाई में जाते हैं, संघर्ष लेकिन में उसकी आवाज को उठाते हैं। आपने लेकिन पिछले 2 दिन में सरकार की तरफ से जो बयान आया, सुना होगा आपने कि यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी, वेबसाइट बनाई गई रातों रात, उसके बाद 4 पीएफआई के लोग पकड़े गए, मॉरिशस से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। इसका मतलब यूपी को जलाने की साजिश हो रही थी। ठीक है, विदेशी हाथ है, पीएफआई का हाथ है, 50 करोड़ मॉरिशस से आया है। आप भी सोचिए, अगर आप पर भी आरोप है एक तरह से, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि देखिए कैसे जिहादियों से संबंध रखने वाले लोगों के पीछे विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं। मानक भाई, पीएफआई इस देश में काम कर रही है। दिल्ली दंगे में भी उनका नाम आया था। उनको बैन क्यों नहीं करते हैं? उनको मुकदमा करके जेल में क्यों नहीं डालते हैं? क्यों उनको जो है बाहर रखा हुआ है, अगर वो इतना खतरा है देश के लिए?
कुछ नहीं है, सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। अभी तो हो सकता है कि और 4 मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दे और कहें कि यही माहौल खराब कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं फिर मुख्यमंत्री क्या कर रहा है वहां बैठ के? मानक भाई, ऐसे मुख्यमंत्री उस सरकारी एजेंसी को क्या जरूरत है जिनको नहीं पता कि एक रात में इतना जो फंड आ गया है और एक रात में जो ये वेबसाइट बन गई है? आपने ऐसा माहौल क्यों बनने दिया? धमकी तो वहां जो है स्वर्ण परिषद के लोग दे रहे हैं, लोगों को मारने पीटने की, काटने की, गाड़ियां तोड़ने की, गाड़ियां जलाने की। उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको तो सुरक्षा दे रहे हैं। पंचायतें तो वहां वो लोग कर रहे हैं जिन पे आरोप है, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, हम जानते हैं मेरे ऊपर आरोप लगाने से ये मुद्दा नहीं दबेगा। ये मुद्दा जो है, इसका दर्द जो है हर व्यक्ति के दिल में है, हर बहन के, हर मां के, हर बेटे के दिल में है, हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसका परिवार है। और आप चाहे कितना सरकार चाहे ना, सरकार इसको कितना दबा ले, दबेगा नहीं। इसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में है। और जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में पूरा मुकदमे की जांच होगी और इस पर जिस दिन आदेश आएगा, इस पर ऑर्डर आएगा, इस पर डिसीजन आएगा, आप देखिएगा कि ऐतिहासिक डिसीजन होगा। क्योंकि जो किया गया, आप कह रहे हैं सबके मन में इसका दर्द है, ठीक है, तो फिर क्या वजह है कि आप ही दलितों की आवाज, क्योंकि दलित का मुद्दा आप इसे बना रहे हैं, आप सबसे आगे हैं। बहन मायावती कहां है? क्योंकि वो तो दलितों की मसीहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नेता है। या आप नहीं मानते वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है? भाई आप ये उनसे पूछ लीजिए। मेरी बुआ जी, मैं तो नहीं कह सकता हूं कुछ भी। उनका भतीजा तो कर रहा है, एक परिवार के सब लोग करेंगे क्या? जब मैं कर रहा हूं तो फिर कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। मैं हूं तो मेरे होते कोई दिक्कत है क्या? मेरे होते ये क्या मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बन रहा है क्या? मेरे होते क्या उनकी आवाज नहीं उठ रही है? मैं तो अपनी बुआ जी से पूछूं कि वो कहां है, लेकिन मैं श्रीमान मोहन भागवत जी से क्यों ना पूछूं? वो कहां है जो सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं दलित हिंदू है, हिंदू खतरे में है? वो कहां है आज? उनका कोई बयान क्यों नहीं आता? प्रधानमंत्री कोई बयान क्यों नहीं आता? मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को मिलने क्यों नहीं बुलाता? पीड़ित परिवार के दुख बांटने क्यों नहीं जाता? मुख्यमंत्री है किस लिए? तानाशाही करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, विपक्ष पे मुकदमा करने के लिए। उत्तर प्रदेश जो पुलिस करती है महिला नेत्रियों के जिस तरह कपड़े नोचे जाते हैं, ये महिला सम्मान है? एक हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे नौजवान नेता जयंत चौधरी जी, उनको लाठी मारी जाती है। उनके दादा इस देश में प्रधानमंत्री रहे। देखिए, ये सरकार का काम है। सरकार का काम सुरक्षा देना है या पीटना है? सरकार की सुरक्षा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनके मुंह पे काली पोती जाती है। जब वहां नेता सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या हाल होगा उस क्षेत्र में? महसूस तो कीजिए। एफआईआर नहीं लिखी जाती है, एफआईआर लिखने से पहले धमकाया जाता है। एफआईआर वो लिखवाती है जो पुलिस चाहती है। बहुत दिक्कत है। अब तो यूपी की सरकार कह रही है हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में एफिडेविट दे दिया कि सीबीआई की जांच हो जाए, वो भी कोर्ट की निगरानी में हो जाए। अब क्या है छुपाने के लिए? अब तो आपका आंदोलन खत्म होना चाहिए ना फिर, ये विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला। अब तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, ठीक है ना, सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में। इससे और ऊपर क्या हो सकता है? कहां चल रहा है विरोध? मानक भाई, मैं ये तो जनता के दबाव में करना पड़ा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आंदोलन हो कहां रहा है? बताइए ना, प्लीज टेल मी। कौन कर रहा है? कौन पंचायत कर रहा है? कौन आंदोलन कर रहा है? उनको भी तो कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए ना। उनको क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भरोसा नहीं है क्या? जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, उन्होंने खुद कहा है कि जो ये पूरा घटनाक्रम है ये बहुत भयावह है। फिर उनको फिर वो पंचायतें क्यों कर रहे हैं? फिर धमकियां क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो मुझे पता है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना था कि वो डेड बॉडी हमारी बच्चे की थी या नहीं, हमें नहीं पता है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से हमें डराया धमकाया जा रहा है, कल इस मामले को पूरा पलटा भी जा सकता है। मैं उनके डर को बता रहा हूं आपको, जो उन्होंने मुझे बताया। उनको अपनी सुरक्षा में भी खतरा था। मैंने इसलिए आके मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हमें यहां से ले चलो। वो रो पड़े। मैंने उनकी तकलीफ को प्रशासन के सामने रखा कि भाई वो यहां नहीं रहना चाहते। सरकार ने कहा कि हम नौकरी देंगे। सरकार ने कहा हम नौकरी देंगे। सरकार ने कहा हम घर देंगे। सरकार ने उनको अब तक सुरक्षित जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया? उस माहौल में क्यों रखा गया है? इसलिए कि वो टूट जाएं। सरकार ने उनको नौकरी क्यों नहीं दी अभी तक? क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है। सरकार ने सीबीआई जांच की बात करी, लेकिन आज 10 दिन एसआईटी के लिए और बढ़ा दिए गए। सिर्फ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा ना। हलफनामा इसलिए दिया कि तुमने सीबीआई जांच की बात करी, सीबीआई जांच कहां हो रही है? एसआईटी के पास क्यों है? तो मुख्यमंत्री को पता है कि किरकिरी तो होली है। अब मोहरा किसको बनाया जाए? मोहरा इस देश में सिर्फ मुसलमान बनता है, इसलिए पीएफआई की बात हो रही है, इसलिए फंडिंग की बात हो रही है। मैं कहता हूं जिसकी भी इच्छा है,
और जिसने भी षड्यंत्र रचा यूपी को जलाने का, ऐसे व्यक्ति को फांसी लगा देनी चाहिए। जांच होके ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी किरकिरी बचाने के लिए ये मोहरे बनाए जा रहे हैं तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं नहीं सोचता जाति धर्म के मामले में पीड़ित जब कोई पीड़ित होता है उसकी बहन वो किस धर्म की बहन है, मैं नहीं सोचता, ना प्रदेश सोचता हूं। मैंने अभी तेलंगाना में जो हुआ एक दलित बच्ची के साथ, मैंने उस पर भी ट्वीट किया। मैंने कल हाथरस में जो दूसरा हुआ था 6 साल की बच्ची के साथ, मैंने जाति नहीं पूछी, मैंने उस पर भी ट्वीट किया। और अगर माहौल ठीक होता तो भाई मैं जाता भी वहां। ओके, प्रियंका गांधी आपका हालचाल जानने भी आई थी, आपको याद होगा जब आप अस्पताल में थे, कैसे भूल सकते हैं आप, उस मीटिंग की चर्चा तो सब जगह हुई थी। इस बार भी प्रियंका गांधी इस पूरे के पूरे आंदोलन में सबसे आगे थी। इस बार कांग्रेस के साथ भीम आर्मी का कुछ राजनीतिक रिश्ता बन सकता है क्या? चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है अब। देखिए पहले तो मैं ऐसे दुख के समय में चुनाव में बात नहीं करता हूं, लेकिन आप प्रियंका गांधी की आपने बात की, कभी आपने मेरे मुंह से उनका नाम नहीं सुना होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं महिलाओं में भेदभाव नहीं करता हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, और जब कोई अपने दुख के समय को नहीं भूलता। जिस दिन मुझे मेरे परिवार की जरूरत थी कि मेरी बुआ और मेरे परिवार के लोग मेरा हाथ थामेंगे, मुझे मदद करेंगे, उस दिन वो लोग नहीं आए, लेकिन उस बहन ने मेरी मदद की। मेरे उनसे कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं है और आगे भी नहीं होंगे जहां तक मुझे पूरा भरोसा, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, मैं बहुजन मूवमेंट की बात करता हूं और वो अपनी उनकी एक राजनीति है, लेकिन कोई किसी के दुख में साथ देता है तो उसको भूला नहीं जाता। बस मेरा इतना ही रिश्ता है कि वो मैं उस दिन उस दर्द के बाद मैंने उनको बहन कहा, और इससे राजनीतिक रिश्ते मेरे उनसे कोई नहीं है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है।